हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ITR 3 एंड ITR 4 के बारे में। किन किन लोगों को ये ITR फाइल करना होता है, इसमें क्या टर्नओवर की लिमिट दी गई है और इसे फाइल करने में हमें क्या सावधानियां रखनी होती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ITR 4 को समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ITR 4 जो इंडिविजुअल, HUF एंड पार्टनरशिप फर्म उनके लिए ही होता है। अब इसमें बात करेंगे कि जो पार्टनरशिप फर्म LLPs है, वो इसमें कवर नहीं होता है। उनका रिटर्न आप ITR 4 में फाइल नहीं कर सकते हैं। ITR 4 जो अगर आप इंडिविजुअल HUF या कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो अपनी बिजनेस इनकम कर रही है और वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती है, तो उनके लिए ITR 4 भरना होता है। अब ITR 4 में जो टर्नओवर का लिमिट दिया है कि अगर आपकी पूरे साल भर में ग्रॉस रिसिप्ट अगर 2 करोड़ के नीचे है तो आप ITR 4 को चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ITR 3 ही भरना होगा। अब इसमें बात आती है कि एक गुड्स और एक आता है सर्विसेज। अगर आप गुड्स में बिलोंग करते हैं तो आपका टर्नओवर का लिमिट है 2 करोड़, एंड अगर आप प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो आपके पूरे साल भर की ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तब आप ITR 4 को चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ITR 3 भरना होगा। अब हम बात करते हैं कि ITR 4 आपने चूज कर लिया है, आपकी जो ग्रॉस इनकम है या ग्रॉस रिसिप्ट है वो आपकी 2 करोड़ के नीचे होनी चाहिए, या फिर प्रोफेशन के केस में 50 लाख के नीचे होनी चाहिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ITR 4 में आप अपनी जो इनकम है, ग्रॉस रिसिप्ट का, आपको अगर आपने टोटल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए हैं तो आपको मिनिमम 6% आपको उसका प्रॉफिट शो करना होगा। और अदर देन जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर आपको 8% मिनिमम प्रॉफिट आपको शो करना होगा। अगर आप 6% और 8% से ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं तो आप ITR 4 चूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बिजनेस में 6 और 8% से भी कम प्रॉफिट है, अदरवाइज हो सकता है कि बिजनेस में लॉस भी है, तो फिर आपको ITR 3 ही भरना होगा। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ITR 4 जो इंडिविजुअल और HUF या फिर पार्टनरशिप फर्म के लिए जिनका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है और आपने मिनिमम प्रॉफिट 6% या 8% डिस्क्लोज किया है। अब हम इसको कैसे फाइल कर सकते हैं, इसका एक ही प्रोसेस है। ITR 4 को आप डायरेक्टली ऑनलाइन मोड के थ्रू ही फाइल कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। सबसे पहले था कि ओवरव्यू कि किन किन लोगों के लिए जरूरी है। उसके बाद आता है कि परक्विजिट्स फॉर अवेलिंग दी सर्विसेज। उसके लिए आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। अगर आप रजिस्टर्ड है तो आपको अपनी यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। आपका पैन का स्टेटस है वो एक्टिव होना चाहिए। अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो हो सकता है कि आपका पैन इनएक्टिव भी हो गया है और आप अपना रिटर्न फाइल नहीं भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मेक श्योर कि आपका पैन एक्टिव हो। आपको डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लेना है और ITR 4 को आप केवल ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ही फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आता है फॉर्म एट ए ग्लैंस। ITR 4 हैज ए 6 सेक्शन। इसमें आपको डिवाइड किया है कि आपके पास जब आप ITR 4 को ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं तो आपके पास एक लॉगिन करने पे एक इंफॉर्मेशन आती है जिसमें उसके 6 सेक्शंस होते हैं। जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद आता है ग्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद आता है डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम, उसके बाद टोटल डिडक्शंस, उसके बाद टैक्सेस पेड एंड देन टोटल टैक्स लायबिलिटी। इन स्टेप को आप फॉलो करके आप अपना ITR 4 इजीली फाइल कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसमें आपको अपनी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, अपना नाम, अपना कॉन्टेक्ट डिटेल, अपनी ईमेल आईडी, तो वो सब आपको डिटेल यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा आपको फिल करना रहेगा। उसके बाद आता है कि इसमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करते हैं या फिर आप प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखाना होगा। उसके बाद आता है फाइलिंग सेक्शन, कि आप कौन से सेक्शन के अंडर अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 139(1), 139(4), 139(5। ये जो डिपेंड करता है कि आप ड्यू डेट के पहले अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं या आफ्टर ड्यू डेट कर रहे हैं, तो वो सब चीज आपको वहाँ पे फिल करनी होगी। तो ये सब तो आता है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इस प्रोसेस को कैसे फाइल करना होता है। उसके बाद आपको पूछता है कि आप न्यू टैक्स रिजिम में अगर जाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को नो कर सकते हैं। हमने न्यू टैक्स रिजिम क्या होता है इसके बारे में भी हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में समझा है, आप वहाँ पे जाके उसके बारे में समझ सकते हैं। वेदर द रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव SEC, अगर आप खुद रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को आप
यस कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है जिसको आपने अथॉरिटी दी, आप मेरे बिहाफ पे अपना रिटर्न फाइल करें, तो वो इस ऑप्शन को यस कर दें और उनका डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसका डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो ये तो सब आते थे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम, बेसिक डिटेल, आप कौन से सेक्शन में अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं, उसके बाद आपकी जो बैंक डिटेल्स है या फिर आप कौन सी टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं, वो सब डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आता है कि आपका ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने कौन-कौन से हेड से अपनी इनकम दिखाई है। अगर आप आईटीआर 4 फाइल करते हैं तो आप उसके साथ अपना जो सैलरी का इनकम भी अगर कहीं से हो रहा है, आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रहा है, तो वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो उसके लिए जो आपका बेसिक डिटेल्स है, सैलरी का डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देना है कि कितना आपका सैलरी हुआ, उसमें कितना आपका डिडक्शंस था, वो सब चीज़ आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगर आप एक से अधिक घर अगर रखते हैं, उनसे अगर आपको कुछ भी इनकम आ रही है साथ में, तो आप उसको भी इनकम को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप केवल बिजनेस ही करें, आपको हो सकता है कि कहीं पे आपका सैलरी चालू हो, कहीं आपकी दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही हो, या फिर आपकी कहीं पे अदर सोर्स से भी इनकम हो सकती है। तो वो सब चीज आप सब इस फॉर्म के अंदर आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहाँ पे हम समझते हैं कि बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम आप कैसे डिस्क्लोज करोगे। यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन में बहुत सारी सेक्शन आती है कि अगर आप प्रेजेंटिव इनकम दिखा रहे हैं अंडर सेक्शन 44 एडी, अंडर सेक्शन 44 एडीए और अंडर सेक्शन 44 एई। तो इसका क्या मतलब होता है कि आपकी जो भी ग्रॉस रिसिप्ट है, अगर उसमें जो स्लैब दिया हुआ है उससे अगर आप कम प्रॉफिट दिखाते हैं तो आपको आईटीआर 3 फाइल करना होगा। यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यहाँ पे बहुत सारे हेड्स दिए हुए हैं, उस हेड्स में आपको अपनी इनकम शो करनी है और उसके बेस पे ही आपको अपना आईटीआर फाइल करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 एडी। 44 एडी होती है, ये बिजनेस के लिए है कि अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 2 करोड़ के नीचे है तो आप इस सेक्शन में अपना डिटेल फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिनिमम 6% और 8% आपको इनकम शो करनी होगी। उसके बाद आता है कि अंडर सेक्शन 44 एडीए। एडीए होता है वो प्रोफेशनल के लिए कि जो सीए, डॉक्टर या एलएलबी जो वकील है, या उन सब के लिए है कि जिनकी ग्रॉस रिसिप्ट पूरे साल भर में 50 लाख से नीचे है और उनको कम से कम 50% अपना इनकम शो करना होगा। जो भी उन्होंने ग्रॉस रिसिप्ट कमाई है उसका डायरेक्टली आपको 50% से इनकम दिखाना होगा। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि उससे कम इनकम है तो आपको आईटीआर 3 फाइल करना होगा। उसके बाद आता है कि प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 एई। ये उन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए है। अगर कोई पर्सन जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से जुड़ा है उसके रिलेटेड जो भी इनकम है आपको उसको इस सेक्शन के अंडर में दिखानी होगी। तो ये सेक्शन थे जो पीजीबीपी हेड के, समझो कि बिजनेस से इनकम कितना हुआ, अगर आप प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो प्रोफेशन का इनकम कितना शो करना हुआ, अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से तो उसका इनकम कितना शो करना हुआ। उसके बाद आता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यहाँ पे हमने दिखा है कि आप बिजनेस के साथ अगर आपको कहीं अदर इनकम भी आती है, समझो कमीशन आया, इंटरेस्ट आया, या जो कोई भी है, आप उस इनकम को भी यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो पहला पार्ट था पर्सनल इंफॉर्मेशन, दूसरा पार्ट था ग्रॉस टोटल इनकम जिसमें आपने सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम और अपने अदर सोर्स की इनकम वहां पे मेंशन कर दी है। उसके बाद आता है डिस्क्लोजर्स एंड एग्जाम इनकम। इसमें क्या होता है कि आपने अगर पूरे साल भर में कुछ भी एग्जाम इनकम की है, सपोज आपने डिविडेंड अर्न किया है, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ कुछ रिसीव किया है, तो वो सब चीजें आप यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्क्लोजर कि यहाँ पे आपने फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप 44 एडीबी चूज करते हैं, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन किया, बट फिर भी आपको कुछ चीजें हैं वो कंपलसरी यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होगा, जिसमें सपोज आपका कैश बैलेंस कितना है, आपके डेटर्स का बैलेंस कितना है, आपका क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है, और आपकी अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और आप बिजनेस में डील करते हैं तो आपकी स्टॉक इन हैंड कितना है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका फिगर आपको यहाँ पे पुट करना होगा। उसके बाद आता है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ग्रॉस रिसीव्ड रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं और आपने अपना जीएसटी नंबर भी लेकर रखा है तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो बताया एग्जाम इनकम, अगर आपने कुछ अर्न किया उसकी डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया कि डिस्क्लोजर्स आपको क्या क्या पॉइंट्स डिस्क्लोज करने हैं, और उसके बाद आपने कुछ एग्जाम इनकम कमाया तो उसकी भी आप डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आता है टोटल डिडक्शंस।
टोटल डिडक्शन में क्या आएगा कि अगर आपने कुछ एटीसी या एटीडी या आपने एटीजी या कहीं पे भी आपने कुछ डिडक्शन किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। यहाँ पे आपने कुछ डोनेशन दिए हैं तो उसकी रिसिप्ट अगर आपके पास पड़ी है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे डोनेशन का अमाउंट डाल सकते हैं। अगर आपने रेंट पे किया है तो आप यहाँ पे 10 BA फॉर्म सबमिट करके आप एटीजीजी में भी अपना रेंट का क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आपका समझो कि आपने एटीटीटीए सपोज आपने इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक में कुछ अर्न किया है तो वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये सब थी टोटल डिडक्शन, आपके पास कुछ है तो आप यहाँ पे इसको क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया टोटल डिडक्शन। उसके बाद आता है टैक्सेस पेड। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी आपने टैक्सेस का पेमेंट किया है, सपोज आपका कहीं पे टीडीएस कटा है, टीसीएस कट हुआ है, या फिर आपने कुछ एडवांस टैक्स भरा है ड्यूरिंग द ईयर, या फिर आपने कुछ भी टैक्स नहीं भरा है, आपने एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आपने सीधा सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है, तो उसकी डिटेल भी आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। सपोज ये टीडीएस और टीसीएस आपका कहीं पे भी कर सकता है, बिजनेस सेक्शन में भी कर सकता है, या फिर आपकी कुछ अदर इनकम थी उसका भी टीडीएस कर सकता है। अगर आप कहीं पे सैलरीड पर्सन हो तो आपका वहां पे भी टीडीएस कटा होगा, तो वो सबका मर्ज करके आप यहाँ पे इनकम को दिखा सकते हैं कि टोटल मेरा इतने इनकम के ऊपर इतना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो वो सब आपका टैक्स पेड में आ जाएगा। उसके बाद आता है कि टोटल टैक्स लाइबिलिटी। अब जब आपने सारी इनकम अपनी वर्कआउट कर दी कि मेरा इन इन हेड से इतनी इतनी इनकम हुई है और मैं कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता हूँ, तो मैंने अपनी बिजनेस हेड में भी जो 6% और 8% मिनिमम प्रॉफिट दिखाना था वो भी मैंने दिखा के अपना सारा इनकम कैलकुलेट कर लिया है। अब आता है कि आपका टैक्स किस हिसाब से बनेगा। अगर आप प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% प्रॉफिट शो करना था। उसके बाद अगर आपकी जो सैलरी हेड से अगर कुछ इनकम आई है उसमें जो डिडक्शन था वो लेस होके इसमें ऐड हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन में आपकी इनकम हुई है तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आएगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। उसके बाद आता है कि उसमें से आपने कितना कितना डिडक्शन क्लेम किया है वो यहाँ पे लेस हो जाएगा। उसमें से आपने कितना टैक्सेस का पेमेंट कर दिया है वो एडजस्ट होने के बाद अगर आपको कुछ टैक्स आता है भरने को तो आपको वो पे करना होगा, अदरवाइज आप अपना आईटीआर प्रोसेस करके फाइल कर सकते हैं। तो ये तो था कि आईटीआर 4 कुछ सिंपल स्टेप्स थे जो आपको बेसिक ध्यान रखना था। उसमें टर्नओवर का क्या लिमिट है, कौन कौन पर्सन इसको फाइल कर सकते हैं, प्रोफेशन के लिए क्या लिमिट है, तो आप इसको बेसिकली इजीली अपने पोर्टल पे लॉगिन करके ऑनलाइन ही इसको फाइल करके सबमिट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं आईटीआर 3 के बारे में कि आईटीआर 3 क्या है और इसको हम कैसे फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 3 होता है उन लोगों के लिए जिनका टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर है, जो आईटीआर 4 में अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए आईटीआर 3 का ऑप्शन दिया है। अगर आपने कुछ शेयर मार्केट में इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग की है तो आपको आईटीआर 3 ही फाइल करना होगा। तो आइए हम समझते हैं कि आईटीआर 3 क्या है, किन किन लोगों को इसे फाइल करना है और इसका क्या प्रोसेस है और इसमें क्या कुछ अपडेट्स आया नया उसको हम तो यहाँ पे दिखाया कि हु इज एलिजिबल फॉर आईटीआर 3 की। सबसे पहले हम समझेंगे कि आईटीआर 3 किन किन लोगों के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, आपके लिए आईटीआर 3 एलिजिबल है। उसके बाद अगर आप कोई बिजनेस और प्रोफेशन रन कर रहे हैं, आप पार्टनरशिप फर्म से बिलोंग करते हैं, तो भी आपको आईटीआर 3 ही चूज करना होगा। इसमें आईटीआर 3 में केवल पार्टनरशिप फर्म को दिया है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म जो एलएलपी एक्ट के अंडर कवर है तो उसको यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे। उसके बाद चाहे आपकी फर्म ऑडिटेड हो या फिर नॉन ऑडिट हो, आप दोनों ही केस में अपना आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि इनकम अर्न फ्रॉम वन और मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप कुछ एक या अधिक हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम करते हैं अर्न, तो आप यहाँ पे आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि रिवॉर्ड्स अर्न बाय विनिंग ए लॉटरी, हॉर्स रेसिंग। अगर आपने इनके थ्रू कोई भी इनकम अर्न की है जो आपकी अदर सोर्स के हेड में डिफाइन की जाएगी, तो उस केस में भी आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि इनकम एसेट्स बाय वे ऑफ एसेट्स इन ए कंट्री आउटसाइड इंडिया। अगर आपकी कोई एसेट्स है जो आउटसाइड इंडिया है उससे भी अगर आपको कुछ अर्निंग हो रही है। उसके बाद आता है कि इनकम जनरेटेड फ्रॉम शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें अगर आपने शेयर मार्केट से कुछ भी ट्रेडिंग की है या ट्रांजेक्शन किया है, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ इंट्राडे हो, चाहे वो फ्यूचर या फिर ऑप्शंस हो, तो उसकी भी रिपोर्टिंग आपको आईटीआर 3 में करनी होगी। अगर आपने ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन किया तो उसके लिए आपको आईटीआर 3 चूज करना होगा। तो ये सब थी एलिजिबिलिटी ऑफ फाइलिंग आईटीआर 3। उसके साथ अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर है और आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो आपको आईटीआर 3 फाइल करना बेटर रहेगा, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पूरा अपना बैलेंस शीट फिल करना होगा। तो आइए अब हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज आईटीआर 3, जो इंडिविजुअल एचयूएफ या फिर पार्टनरशिप फर्म
उनके लिए बिलोंग करता है, जो अपनी बिजनेस इनकम के साथ साथ अदर इनकम भी इसमें डिस्क्लोज कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पे आईटीआर 3 फॉर्म को दो भागों में बांटा है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आता है कि शेड्यूल्स, जिसमें सब शेड्यूल्स दिए हुए हैं कि आपकी इनकम कौन कौन से हेड से आएगी। एंड सेकंड पार्ट आता है वेरिफिकेशन, कि आपको उसका वेरिफिकेशन कैसे करना है। सपोज आप कौन सी सेक्शन में अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसमें कुछ वेरिफिकेशन पॉइंट्स है। पूरे साल भर में अगर इन इन ऑप्शन के थ्रू अगर आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उन ऑप्शन को भी आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं शेड्यूल को। यहाँ पे जो बेसिक आता है कि पार्ट ए जो जनरल इंफॉर्मेशन, जिसमें आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आती है कि आपका बिजनेस का क्या नाम है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से है या फिर आप ट्रेडिंग से है या फिर आप प्रोफेशन से हैं, वो चीज भी आपको यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। और सबसे पहले आपको जो बेसिक रहेगा कि आईटीआर 3 में आपको बैलेंस शीट और पी&एल का शेड्यूल पूरा आपको यहाँ पे बनाना होगा और पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आपको देना होगा। आईटीआर 4 में आपको केवल कुछ पॉइंट्स है, जैसे कैश, बैंक, डेटर्स का बैलेंस, इन्वेंट्री, वो सब देना होता था। बट आईटीआर 3 में आपको पूरा बैलेंस शीट और पी&एल अकाउंट अपलोड करना रहता है। अभी तक आप आईटीआर 3 केवल एक्सेल यूटिलिटी के द्वारा ही फाइल कर सकते थे, बट इस साल से आपको आईटीआर 3 का ऑनलाइन पोर्टल भी अवेलेबल करवा दिया है कि आप डायरेक्टली साइट पे जाके आईटीआर 3 फॉर्म को चूज करके बेसिक डिटेल को फाइल करके अपना आईटीआर भर सकते हैं इजीली। आपको अगर ये मोड नहीं समझ आता तो आप एक्सेल यूटिलिटी भी जो डाउनलोड में दी हुई है, आप उसको डाउनलोड करके उससे जेसन क्रिएट करके आप उससे भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले था कि यहाँ पे पार्ट ए जो जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपके बिजनेस से बिलोंग होती है। आपका बिजनेस का नाम, नेचर ऑफ बिजनेस, आप कौन सा मेथड फॉलो करते हैं अकाउंटिंग का, आप ऑडिट के अंडर कवर है या नहीं है, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग से हैं या फिर आप ट्रेडिंग से बिलोंग करते हैं या फिर आप अपना प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, वो सब चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। उसके बाद आता है शेड्यूल्स। शेड्यूल्स में आपका आएगा कि सपोज आपके कितने हेड से आप इनकम यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहे हैं। सपोज आप सैलरी से इनकम अगर दिखा रहे हैं, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन से इनकम दिखा रहे हैं, आप प्रोफेशन और बिजनेस हेड से आप कुछ इनकम दिखा रहे हैं, उसके अलावा आपकी कुछ अदर सोर्स की भी इनकम है, उसको आप यहाँ पे दिखा रहे हैं। उसके साथ आप यहाँ पे एडवांस में कर सकते हैं कि आप अगर कैपिटल गेन से इंट्राडे अगर कुछ किया है, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन से आपने कुछ इनकम की है, या फिर आपने लॉन्ग टर्म कुछ कैपिटल गेन्स या कुछ लॉस किए हैं, तो उसको आप डिस्क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे शेड्यूल्स फिल करने होंगे। अब उसमें एक बेसिक है कि लोग आईटीआर 3 क्यों चूज करते हैं। अगर सपोज कि मेरा टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है, तो क्या मैं आईटीआर 3 भर सकता हूँ? अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है और आपने प्रॉफिट की जगह आपने लॉस किया है पूरे बिजनेस में, तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड तभी कर सकते हैं जब आपने आईटीआर 3 फाइल किया है। कि सपोज हम आईटीआर 3 क्यों चूज करते हैं, तो आईटीआर 3 चूज करने का बेसिक एक रीजन ये भी है कि आपका अगर टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर है, तो अब हम बात करते हैं शेड्यूल्स की। शेड्यूल्स में क्या होता है कि आपने जो इनकम अर्न की है पूरे साल भर में, कौन कौन से हेड से कितनी इनकम अर्न की है, उसको आपको डिस्क्लोज करना होगा। कि सपोज आपने इनकम फ्रॉम सैलरी हेड से कितना अर्न किया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कितना अर्न किया है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और बिजनेस से आपने कितना अर्न किया है, या फिर हो सकता है कि आपने कुछ कैपिटल गेन या लॉस किया तो उसका आपको डिटेल देना होगा। उसके बाद अगर सपोज आपकी कुछ एग्जम्प्ट इनकम भी है, जैसे डिविडेंड हो गया या इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, या ये सब चीजें भी अगर कुछ है तो आप उसको भी अलग से डिस्क्लोज कर सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट आपका क्या है कि अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी लॉस किया है, तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि आप लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत सारे जो शेड्यूल्स हैं, उन सबको आपको शेड्यूल्स को एक एक करके फिल करना होगा। उसके बाद आता है कि जो बेसिक डिडक्शन है, आपने अगर चैप्टर 6 है कि डिडक्शन एलआईसी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, पीपीएफ में कुछ पैसा ट्रांसफर किया है, तो वो सब आप डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कुछ डोनेशन किया है, आपने मेडिक्लेम किया है, या फिर आपने कुछ एटीजीजी के अंदर हाउस रेंट अगर आपने पे किया, तो उन सब की डिडक्शन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये सब शेड्यूल्स है जो आपको एकदम इजीली समझ के उनको फिल करके आगे प्रोसेस करना है। उसके बाद आता है कि पार्ट बी, इट्स इंक्लूड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पे टोटल इनकम। कि सपोज आपने जो भी हेड में आपने इनकम दिखानी थी वो दिखा दी, आपके कुछ लॉसेस है जिनको आपने सेट ऑफ कर दिया है, या फिर कुछ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है उनको आपने दिखा दिया है। उसके बाद आपने सारी चैप्टर 6 से या फिर अदर जो भी डिडक्शन है वो भी आपने ले ली है। तो उसके बाद आता है कि टैक्स पेयर का टैक्स कंप्यूट करना होगा कि उसका सपोज इस इनकम के ऊपर कितना टैक्स। उसके बाद सपोज उसका कहीं पे टीडीएस कटा है, टीसीएस कटा है, या फिर उसने कुछ एडवांस टैक्स पे किया है, या फिर सेल्फ असेसमेंट के थ्रू उसने कुछ टैक्स का पेमेंट किया, तो वो यहाँ पे लेस होने के बाद अगर उसका कुछ इनकम
टैक्स भरने को आ रहा है तो फिर आपको उसका पे करके अपना आईटीआर को फाइल करना होगा। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर चला गया तो आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी है। आपको आईटीआर 3 ही फॉर्म के थ्रू अपना ऑडिट एंड आईटीआर प्रोसेस करना होगा। तो ये कुछ थी बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमने आईटीआर 4 और आईटीआर 3 के बारे में समझा कि आईटीआर 4 हमें कब फाइल करना होता है एंड आईटीआर 3 हमें कब कब फाइल करना होता है। अब हम समझते हैं कि आईटीआर 3 में कुछ नए पॉइंट्स अपडेट हुए हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे अभी तक आईटीआर फॉर्म 3 को फाइल करने का एक ही ऑप्शन अवेलेबल था जो ऑफलाइन यूटिलिटी के द्वारा आप एक्सेल डाउनलोड करके जेसन से आपको अपना रिटर्न फाइल करना होता था। इस साल से गवर्नमेंट ने आईटीआर 3 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल करवा दिया। आप डायरेक्टली अपना लॉगिन करके आईटीआर 3 को ऑनलाइन तरीके से सबमिट कर सकते हैं। इस साल में आईटीआर 3 में क्या नए चेंजेस आए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो चेंजेस दिख रहा है, एन एसएससी मस्ट डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन व्हेन फाइलिंग द रिटर्न्स, कि आपको ये बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज करनी होगी अगर आप आईटीआर 3 को चूज कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले क्राइटेरिया में आता है कि अमाउंट ऑफ कैश डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़, कि अगर आपके जितने भी बैंक अकाउंट है, अगर आपने कैश डिपॉजिट अगर 1 करोड़ से ज्यादा किया है तो आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी होगी। उसके बाद आता है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द इंडिविजुअल ऑन फॉरेन ट्रेवल एक्सीडिंग 2 लाख, अगर आप कहीं पे भी फॉरेन ट्रेवलिंग के लिए गए या उसके पीछे आपने 2 लाख से ज्यादा अगर कुछ खर्चा किया है तो उसको आपको अलग से डिस्क्लोज करना होगा। उसके बाद आता है कि इफ द टैक्स पेयर इनकर मोर देन 1 लाख ऑन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे भी 1 लाख रुपए से ज्यादा का अगर एक्सपेंस किया है तो उसको भी आपको अलग से रिपोर्टिंग करनी होगी। इफ एन इंडिविजुअल अर्न शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाय सेलिंग ए बिल्डिंग और लैंड, तो उसको अलग से इसको डिस्क्लोज करना होगा, जिसमें आपको सामने वाले का सेलर का पैन और कौन बायर है उसका पैन और उन सब का डिटेल जो अलग से यहाँ पे डिस्क्लोज करना होता था। ये चेंजेस लास्ट ईयर तक के नहीं थे, इस साल में ये सब चेंजेस आए जिनको हमको एकदम ध्यान रखना है और उसके बेस पे ही अपने को अपना आईटीआर प्रोसेस करना है। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन ऑफ ए सेपरेट शेड्यूल 112A, अगर आप कुछ भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर रहे हैं या फिर आपने कुछ लॉन्ग टर्म इक्विटी कुछ सेल किया है जिसपे आपने एसटीटी पेड कर दिया है तो उसका भी आपको अलग से रिपोर्टिंग यहाँ पे करना होगा। उसके बाद आता है इफ ए टैक्स पेयर होल्ड द पोजीशन ऑफ ए कंपनीज डायरेक्टर और हैज अनलिस्टेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास कोई कंपनी के डायरेक्टर है और आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट पड़ा है तो आपको वहां पे टाइप ऑफ कंपनी डिफाइन करना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडिविजुअल मस्ट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्शन क्लेम्स फॉर एक्सपेंडिचर पेमेंट्स और इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कुछ भी एक्सपेंडिचर या कुछ पेमेंट्स किए हैं उसके पीछे आपने टैक्स डिडक्शन ली है तो उसकी आपको डिटेल अलग से आपको देनी होगी कि ये इन्वेस्टमेंट मैंने 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2023 के बीच किए हैं। तो ये सब चेंजेस थे जो आईटीआर 3 में अभी आ गए हैं, इनको आपको बहुत ही ध्यान से रखना है और आप जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सबमिट करें तो उनके शेड्यूल में आपको इनको अलग से डिस्क्लोज करना है। तो ये था आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के बारे में कि क्या इसके बीच में डिफरेंस है, किन किन लोगों को इसे फाइल करना है और कैसे आप एकदम इजीली स्टेप बाय स्टेप इसको आईटीआर 3 एंड 4 को डायरेक्टली ऑनलाइन ही अपने पोर्टल पे लॉगिन करके फाइल कर सकते हैं।